नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पे। मैं हूं अंशुल त्रिपाठी और डेली करंट अफेयर के एक नए सेशन में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई सबकी बहुत बढ़िया चल रही होगी और सब लोगों ने अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रखा होगा ताकि आप लोग आगे अच्छी तैयारी कर सको। तो आज हमारे पास डेट है 21 जनवरी 2023 और 21 जनवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, इस बार तो पॉलिटी से रिलेटेड आर्टिकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं हमारे न्यूज़पेपर में भर भर के। तो इसके पूरे चांसेस बन जाते हैं कि आने वाले टाइम पे जो पॉलिटी के क्वेश्चंस हमें एग्जाम्स में देखने के लिए मिले, वो बहुत अच्छे खासे देखने के लिए मिले और सब करंट अफेयर से हिट होते हो, को रिलेट करते हो। तो 21 तारीख के जितने भी आर्टिकल्स हैं, कोई अच्छा आर्टिकल्स मिले हमें, वो हम आपके लिए सेशन में लेके आए हैं। तो जैसे हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ हमेशा की तरह, तो आज भी वैसे ही करेंगे। तो आज का मोटिवेशनल कोट है हमारे पास, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। नेल्सन मंडेला जी का ये कोट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा कोट है कि यार जनरली हमारी लाइफ में, हर किसी की लाइफ में होता है। आपने बड़े बड़े जिन जिन लोगों ने काफी चीजें अचीव कर ली है, उनसे भी आप बात करो, उनके आप इंटरव्यू सुनो, तो वो हमेशा यही बताते हैं कि आज भले ही हमने ये चीज अचीव कर ली है, एक्स वाई जेड कोई भी चीज, अगर आज हमने ये अचीव कर ली है, लेकिन जब तक ये चीज अचीव नहीं हुई थी हमको बिल्कुल नहीं लगा था कि हम ये चीज अचीव कर पाएंगे। तो इससे हमें एक ही मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हम लोगों को जिस डायरेक्शन में हम मेहनत कर रहे हैं, उस डायरेक्शन में ही मेहनत करते जाना है। और आगे ये नहीं सोचना है कि हमको कितना इसका रिजल्ट मिलेगा, क्या रिजल्ट मिलेगा। अपना प्रोग्रेस एनालिसिस करनी है, लेकिन आपको वही गीता वाली लाइन कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फले सुखदाचना, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। और ये बात तो सच है कि जब तक आप एक चीज को हासिल नहीं कर लोगे, तब तक आपको पॉसिबल ही नहीं लगेगा कि ये कर भी सकते हैं हम। ठीक है। तो आई होप इस कोड को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और आपके बहुत काम आएगा। बहुत जल्दी अपने सेशन को शुरू करते हैं हम लोग। ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है त्रिपाठी अंशुल अंडरस्कोर। आप लोग मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ये जनरली इसलिए दिए दिए होते हैं किसी भी स्टूडेंट को, किसी को भी अपने जीएस से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है, आप सब लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं अंशुल त्रिपाठी अंशुल 642@gmail.com पे। और जो ये पीडीएफ पीपीटी में बनाता हूँ, इसकी जो पीडीएफ होती है, मैं अंशुल त्रिपाठी टेलीग्राम चैनल पे, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे क्या कर देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। तो इसके लिए आप लोगों को मुझे इस टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करना भी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग यहाँ मुझे फॉलो कीजिए। अपने सेशन को शुरू करते हैं। आज के जो आर्टिकल्स हैं वो भी मैंने जैसे पहले कहा कि पॉलिटी सेक्शन को हिट करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पंचायती राज, आपस में पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। तो इसको कवर कर रहे हैं। हम न्यूज़ को देखेंगे और न्यूज़ के साथ साथ ये कवर करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। अभी मैं न्यूज़ को पहले पीछे करता हूँ। पहले मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ कि धीरे धीरे हो क्या रहा है, कैसे बिल्ड हो रही है चीजें। तो देखिए, हमारे पास क्या था, 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया, लागू हो गया सब कुछ। इसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास गवर्नमेंट कितने टाइप की थी? यूनियन गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट थी। लेकिन इसके साथ साथ हम क्या देख रहे थे कि कुछ स्टेट्स ने क्या किया था, लोकल लेवल पे लोकल गवर्नमेंट भी बनाई हुई थी। सब जगह नहीं थी, लेकिन कहीं कहीं पे एक ये स्ट्रक्चर, एक ये मॉडल भी काम कर रहा था। ठीक है। बाद में क्या हुआ, गांधी जी इस मॉडल को लेके काफी एक्साइटेड थे। उन्होंने इसके इम्प्लीमेंटेशन देखे हुए थे और सोचे हुए थे, विजुअल किए हुए थे। तो उनका पंचायती राज व्यवस्था जो हमारे देश में लागू है, उसको पुश करने में एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट योगदान रहा है। ठीक है। लेकिन इसको पूरे भारत में ऐड करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना जरूरी हो गया था। बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हम किसी भी चीज को, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, या फिर कोई भी चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जरूरत है जिस चीज की, उसको ऐड नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमने 73rd और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए। ठीक है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था किससे रिलेटेड? पंचायती राज
रूरल गवर्नमेंट से रिलेटेड, पंचायती सिस्टम से रिलेटेड, और 74 था म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड, ये होती है अर्बन गवर्नमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो हमने 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए। ये पार्ट 9 और पार्ट 9 ए, इसमें 9th पार्ट और पार्ट 9 ए में ऐड किए। ठीक है, इसके बारे में डिटेल भी हमें ऐड करनी थी कि ये होता क्या है, कैसे जाने। तो उस डिटेल में हमने कुछ सब्जेक्ट्स डिसाइड किए कि आर्टिकल 73 के अकॉर्डिंग हमने कुछ सब्जेक्ट रखे जो पंचायती रूरल गवर्नेंस से रिलेटेड रखे, कुछ सब्जेक्ट रखे जो हमने अर्बन गवर्नमेंट से अर्बन गवर्नेंस से रिलेटेड रखे। तो हमने शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए। देखो अब कितनी चीजें ऐड हो गई, मैं आपको यहाँ पे क्रक्स दिखाता हूँ। 73 और 74, सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए, इससे रिलेटेड हमने क्या पार्ट 9th और 9th ए ऐड किया। ठीक है, समझ गए। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने शेड्यूल ऐड किए, शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12, जिसमें इनसे रिलेटेड सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब ये सब कुछ ऐड हुआ। हम देख रहे थे कि 1992 में ये सब कुछ हुआ, 1993 में इसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया, 24 अप्रैल 1993 इसको इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया। इसीलिए 24 अप्रैल को क्या पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। ये भी आपको नोट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन परसों ही जो पटवारी का पेपर उत्तराखंड में लीक हुआ, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो उसका आंसर क्या था 24 अप्रैल को। तो ऐसे करके एग्जाम में क्वेश्चन हिट होते हैं करंट अफेयर से। ठीक है, तो 1993 में जब ये सिस्टम हो गया, अब हमने देखा आगे कुछ, आज देखो आज लगभग 1993 की बात है और आज हम देख रहे हैं 2023 आ गया है, लगभग 30 साल के आसपास हो गए हैं। फिर भी हम यहाँ कुछ इश्यूज देखने के लिए मिल रहे हैं कि हो क्या रहा है। अब न्यूज क्या है, न्यूज ये है कि तेलंगाना, तेलंगाना हमारे पास एक स्टेट है, वहां की लोकल गवर्नेंस, कोई प्रधान जी थे वहां, उनको ये आश्वासन मिला कि स्टेट से क्या होगा, फंड अलोकेट होगा, अलॉट होगा। ठीक है, फंड मिलेगा, इनको अपने एरिया में कुछ काम कराना था। काम इन द सेंस कि कोई लोकल रोड्स बनवानी होंगी, पगडंडी खड़ंचे बिछाने वाला, ऐसा कुछ काम था इनका। इनको लगा कि स्टेट से पैसा तो अलॉट होना ही है, तो मैं क्या करता हूँ, इन्होंने थोड़ा सा उधार लिया और अपने जेब में जितनी भी बचत थी, अपनी सेविंग्स, सब कुछ इस काम में लगा दी, ताकि कल के दिन अगर कुछ पैसा ऊपर से आया तो अपनी रिकवरी कर दूंगा, या फिर जिससे उधार लिया है उसको वापस दे दूंगा। तो ये सब सोचते हुए इन्होंने अपनी जेब भी खाली कर दी और उधार से जो पैसा लिया था वो भी लगा दिया। अब देखो स्टेट से पैसा आया ही नहीं, स्टेट से पैसा आया ही नहीं। इनकी जो अपनी जमा पूंजी थी वो भी गई, जो उधार लिया वो भी गया, जिनसे इन्होंने उधार लिया था वो बार बार परेशान करने लग गई, आप लोग आप अपना उधार चुकाइए। तो अब इन्होंने क्या किया, मजबूरी में सुसाइड कर दिया। अब इन्होंने मजबूरी में सुसाइड कर दिया। तो ये कितना बड़ा फेलियर है, कितना बड़ा फेलियर है सिस्टम का। ठीक है, कि जो चीज जनता के लिए अलॉट की जानी चाहिए या फिर जनता के लिए है, वो कुछ मीडियम या फिर कोई भी XYZ, कोई भी रीजन हो सकता है, उसके चलते जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, ये सबसे बड़ा फेलियर है। अब इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज और एक रिसोर्स पे बात करते हैं हम। रिसोर्स पे बात करते हैं कि जो पंचायती राज होते हैं या फिर जो लोकल गवर्नेंस होती है, उनको पैसे कहाँ से अलॉट होते हैं, कैसे कैसे पैसे मिल सकते हैं। एक दो वो जो लोकली टैक्स लगाते हैं आपस में, छोटी लोकेलिटी में, एक वो तरीका है। दूसरा जो मैंने अभी बताया, स्टेट स्टेट पैसा अलॉट करता है। और तीसरा जो मैंने बताया, एक सेंट्रल, ये भी पैसा अलॉट करती है। अब इन तीनों में
जो लोकल टैक्सेस लगते हैं, जो नॉर्मल से छोटी मोटी चीजें होती हैं, ये बहुत कम है, ये बहुत कम होते हैं। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से ये काफी नहीं पड़ पाता है जो लोकल डेवलपमेंट का काम होता है उसको पूरा कराने के लिए। स्टेट का फंड और सेंट्रल का फंड आना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। तो अब ये कम पड़ा तो देख लिए, इससे क्या हम देख रहे हैं कि एक एक ऐसा इंसान जो पॉलिटिक्स में होते हुए भी जनता के लिए काम कर रहा था। पहले तो अपनी जेब से कोई पैसे नहीं लगाता, पहले तो अपनी जेब से कोई पैसे नहीं लगाता। तो इस इंसान, ये जो प्रधान जी थे, इन्होंने पैसे लगाए भी, उसका क्या रिजल्ट मिला इनको, लास्ट में सुसाइड ही करना पड़ा। अब इसके कुछ पंचायती सिस्टम बना, इसके कुछ फायदे थे। फायदे क्या हुए, जैसे हमने देखा कि इलेक्शन प्रोसेस होता है इसका एक अपना अच्छा खासा। इसके ऊपर हमने वुमेन रिप्रेजेंटेशन देखा, 1/3, ये नंबर नोट कर दीजिए, 1/3 रिप्रेजेंटेशन है वुमेन्स को, ठीक है। SC ST को रिप्रेजेंटेशन देखा हमने, लोकेलिटी और पॉपुलेशन के आधार पे इनको भी रिजर्वेशन मिलता है, सीट अलॉट होती हैं, ठीक है। और अपना एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया, पहले नहीं था ये। स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया स्पेशली क्या, ये जो लोकल बॉडीज इलेक्शन है इनको कंडक्ट कराने के लिए। तो अपने अच्छे खासे फायदे हुए। लेकिन ये जब न्यूज मैंने भी सुबह पढ़ी तो अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी, क्योंकि ऐसी छोटी मोटी गलतियों की वजह से, छोटी मोटी लापरवाहियों की वजह से कुछ ऐसे अच्छे इंसान जो सिस्टम में रहते हुए अच्छे काम कर सकते हैं, वो हार मान जाते हैं। तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को इस पे कंसर्न लेना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये सब चीजें ना हो, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, बहुत अच्छा टॉपिक था ये, और बहुत इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव में। देखिए ये वही सब चीज है, 23rd एंड 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आप सभी लोगों को अगर इससे रिलेटेड नोट्स बनाने होते हैं, पहले तो मैं जो भी बोलता हूँ उसके साथ साथ आप नोट्स बनाए कीजिए, क्योंकि ये जो रनिंग नोट्स होते हैं ना, ये आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं आने वाले टाइम में रिवाइज करने के लिए। अदरवाइज कुछ छूट जाता है तो ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं। जो कुछ भी मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ वो सब ही इसी PDF में लिखा हुआ होता है, सारा कंटेंट इसमें दिया हुआ होता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 24 अप्रैल 1993 इसको पंचायती राज दिवस बनाया जाता है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पार्ट 9 ए, ये सब कुछ यहाँ डिटेल दी हुई है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, G20। G20 इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों हो रह जाता है हमारे लिए, क्योंकि इस साल G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, प्रेसिडेंसी मिली है हमको। इससे पहले किसके पास थी बताइए, इससे पहले याद है प्रधानमंत्री जी बाली गए थे इंडोनेशिया में, वो G20 समिट के लिए ही गए थे, तो उसकी फाइनल मीटिंग थी, उसके बाद प्रेसिडेंसी दी गई किसको, भारत को। अब देखिए G20 की अध्यक्षता भारत के पास आई है, तो इससे क्या फायदा हो सकता है, किसको फायदा हो सकता है, या फिर अगर कोई भी है तो G20 से किसी का क्या लालच, या फिर किसी के क्या अपने फायदे हो सकते हैं जो वो भारत से आस लगाए रखा है, ठीक है। वो बताता हूं मैं आपको, दो तरीके से डिफाइन किया गया। एक है ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ, और दूसरा क्या है, साउथ एशियन। दो दो टर्म्स है। ग्लोबल साउथ मतलब जो साउथ वाला पार्ट है हमारे ग्लोब का, उसमें जो भी कंट्रीज आते हैं उसके लिए ग्लोबल साउथ वर्ड यूज, टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। और साउथ एशियन जो एशिया के साउथ में आते हैं उनके लिए साउथ एशियन वो यूज किया जाता है, जिसमें जनरली सार्क के मेंबर्स, ठीक है, नाम ही उसका साउथ एशियन है। तो आगे पे क्या है, G20 समिट की प्रेसिडेंसी भारत के पास आई, तो साउथ एशियन जो कंट्रीज है वो इंडिया को रिप्रेजेंटेटर के रूप में देख रहे हैं। रिप्रेजेंटेटर के रूप में कैसे देख रहे हैं कि हमारे इकोनॉमिक फोरम पे कोई भी अगर अप्स एंड डाउन्स होते हैं या फिर कोई भी इश्यूज हैं, उसको इंडिया विश्व के पटल पे रख सकता है, ठीक है। और ये बात मैं आपको करने के लिए कह रहा हूं, ये बात आप नोट कर दीजिए कि जो साउथ एशियन रीजन है वहां से एकमात्र
एकमात्र भारत है जो G20 का क्या है, मेंबर है। G20 में कौन कौन कंट्रीज आते हैं? 19 कंट्रीज है प्लस यूरोपियन यूनियन। 19 कंट्री हैं प्लस यूरोपियन यूनियन आते हैं इसमें। उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ, लेकिन पहले ये बात है कि ये साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं वो इंडिया को क्यों देख रहे हैं कि हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बात, चाइना साउथ एशियन रीजन का पार्ट नहीं है, इसीलिए सार्क मीटिंग में झगड़ा हो रहा है कि चाइना कह रहा है कि इंडिया को सार्क से हटाओ और मुझे डाल दो, और मैं आप लोगों का क्या हर जगह रिप्रेजेंटेशन करूंगा। तो जो साउथ एशियन कंट्रीज है वो भी नहीं मान रहे हैं अभी फिलहाल तो। ठीक है, अब इशू क्या आता है यहाँ पे? इशू ये आता है कि सबसे बड़ा पॉइंट है एनर्जी। एनर्जी सेक्टर है, इसमें जो साउथ एशियन रीजन के कुछ कंट्रीज हैं या फिर ग्लोबल साउथ के कुछ कंट्रीज हैं, वो कंप्लीटली डिपेंड करते हैं किस पे? कंप्लीटली डिपेंड कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स पे, जो कि आगे जाके क्या हो रहा है, ग्रीन गैसेस क्या कर रहे हैं, इमिट कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं जनरली, हमने बहुत जगह देखा, कॉप की मीटिंग होती है जो कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, उसका 26वां समिट था जो कि ग्लासगो में भी हुआ, और 27वां समिट था जो कि इजिप्ट में भी हुआ। इसमें भी इसका तो मेन मोटिव ही यही है कि क्या किया जाए, इन्वायरमेंट पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज को क्या किया जाए, कम किया जाए। ठीक है, तो आगे जाके ये इन जो छोटे मोटे कंट्रीज हैं इनके लिए दिक्कत हो रही है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स तो धीरे धीरे कम करना है हमको। हमको क्या, हमको जैसे सोलर एनर्जी है उन पे डिपेंड करना है, उन पे, और इन लोगों के पास अभी इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं कि ये उस पर रिलाई कर सकें, तो ये दिक्कत आ रही है। तो साउथ एशियन कंट्रीज ये सोच रहे हैं कि हमें इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत होगी तो इंडिया क्या रखेगा, वर्ल्ड के सामने ये दिक्कत रखेगा, ताकि सब लोग देखेंगे कि हाँ क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा इशू है। इससे रिलेटेड कोई भी कंट्रीज में अगर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो हमें मिलजुल के करना है। ठीक है, एक ये पॉइंट है। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हेल्थ सेक्टर, साउथ एशियन रीजन। और जैसे अभी हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, जैसे अफ्रीका है, अफ्रीका के कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां हेल्थ फैसिलिटीज शून्य है, लगभग जीरो है। वहां नई नई बीमारियां, हर दिन नई बीमारियां लॉन्च होती है। ठीक है, वो इस वजह से हो रही है क्योंकि वो इतना वेल डेवलप्ड एरिया ही नहीं है। तो वहां पे भी इंडिया क्या कर सकता है, सारे कंट्रीज को ग्लोबली लीड कर सकता है। तो ये इंडिया पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अब एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये सब चीजें आपके ध्यान में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है G20। G20 का बैकग्राउंड है, ये 1992 में फॉर्म हुआ था G20। ठीक है, और इसमें ये कंट्रीज हैं। एक बार मैं ये नहीं कहूंगा कि ये कंट्रीज आपको याद करनी है, क्योंकि वो तो एकदम रटंतु विद्या घुटंतु पानी वाला सीन हो जाएगा। रटना बिल्कुल नहीं है आपको, आप एक बार इसको देख लीजिएगा, अगर ध्यान में रहे तो ठीक, नहीं रहे तो कोई भी एग्जाम आपको ऐसा नहीं पूछेगा, कि बड़े एग्जाम तो जनरली नहीं पूछेंगे कि ये कंट्रीज हैं या ये नहीं है। इससे रिलेटेड अगर मैप बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो वो फिर आपके कॉमन सेंस बेस हो जाएगा, कि अगर आपने, या तो आपको समझ में है या तो आपने पढ़ा हुआ है, मैप पे स्टडी किया हुआ है, तो वो उस बेसिस पे हो जाएगा। तो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या पॉइंट है, G20 जो हमारे ग्रुप है उसका कोई भी क्या नहीं है, सचिवालय नहीं है। ठीक है, उसका कोई भी सचिवालय नहीं है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका क्या है, पहला जो G20 का समिट हुआ था वो वॉशिंगटन डीसी में हुआ था। ठीक, तो ये सब कुछ फैक्चुअल डिटेल्स हैं, आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी, आप लोगों को बस एक बार इससे क्या है ना, गो थ्रू होना है। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आपको ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लग रही होंगी, आपका धीरे धीरे नॉलेज इन्हेंस हो रहा होगा इंटरनेशनल अफेयर्स के साथ, पॉलिटी के साथ, इकोनॉमी के साथ, आपका जो आप हैबिचुअल हो रहे होंगे, आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आनी शुरू हो रही होंगी। धीरे धीरे पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। पहले दिन किसी को कंप्लीट नॉलेज नहीं होता, इवन आप काफ़ी साल भी पढ़ लो तो आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं होता, आप धीरे धीरे भूलते भी जाते हो चीज़ों को, आपको अपडेट होते रहना पड़ता है।
ठीक है, आई होप आपने सेशन एंजॉय किया होगा। इस सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है, आप सभी लोगों को मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे ज्वाइन करना है, त्रिपाठी अंशुल अंडरस्कोर मेरे इंस्टाग्राम आईडी है। यू गाइस कैन मेल मी, मेरी मेल आईडी है त्रिपाठी अंशुल 642@gmail.com। और जैसा मैंने पहले कहा कि इस सेशन की पीडीएफ मैं इस सेशन के तुरंत बाद ही अंशुल त्रिपाठी पीडीएफ पे अपलोड कर देता हूँ, तो आप लोगों को मुझे इस टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो करना है। ठीक है बच्चों, पढ़ाई करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, अपने दोस्तों को टाइम दीजिए और साथ साथ अपनी पढ़ाई में कंटिन्यूटी बना के रखिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।